आप बॉलीवुड को देखें, मैं आज मुझे ये कहने में कोई आर नहीं, भले कोई फतवा लगा दे कि उनके फिल्म्स में इतनी डाइवर्सिटी है टॉपिक्स की, इतनी डाइवर्सिटी है। वो अपनी पॉलिटिक्स को चैलेंज करते हैं वहाँ पे, वो अपने सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, वो अपने कल्चर को दिखाते हैं। अच्छा, हमने अपनी हिस्ट्री पे कोई काम नहीं किया, उन्होंने जो इंडो पाक की हिस्ट्री है, मुगल आजम, उन्होंने तो रीराइट कर दिया उसको। भले उसको इंडिया के अंदर उर्दू सहाफत के 200 साल मनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और आपके यहाँ आज तक एक प्रोग्राम नहीं हुआ अभी तक। इंडिया में किस किस किस्म की मूवीज बनी है, लाइक पीके जो आपने एक 3 इडियट्स का जिक्र किया, आमिर खान की पीके, उसमें जिस तरह से मजहब को क्वेश्चन किया गया, आप इमेजिन नहीं कर सकते पाकिस्तान में इस तरह की मूवी बन सकती है। उनका एक कल्चरल इनग्रेस है, इकोनॉमिक इनग्रेस है, उनका आईटी का इनग्रेस कितना ज्यादा है दुनिया भर के अंदर। सो ये चीजें उनकी पॉजिटिविटी। आज पाकिस्तान की मीडिया में भारत के लोकतंत्र, भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत का विश्व रंगमंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना, भारत का आज एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनना, यह सब पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया बहुत कम देखने को मिलता है कि भारत के प्रतिष्ठा के बारे में चर्चा करे, लेकिन जब करती है तो सुनने को दिल करता है। आइए आज आप भी सुने। मैंने ये भी देखा वहाँ पे वो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी, दीगर मुस्लिम कम्युनिटी पे मूवीज बनाते हैं। हम लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी पे मूवीज बनती हैं। Why not bring in the other communities? पेट्रियोटिज्म की एक ओवरडोज आप दे देते हैं मजहबी एलिमेंट्स की, जिसकी वजह से आपका आर्ट जो है बिल्कुल दब के रह जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जब तक आर्ट को खुल के सांस लेने का मौका नहीं देंगे ना, आप देखिए आप इंडिया में किस किस किस्म की मूवीज बनी है, लाइक पीके जो आपने एक 3 इडियट्स का जिक्र किया, आमिर खान की पीके, उसमें जिस तरह से मजहब को क्वेश्चन किया गया, आप इमेजिन नहीं कर सकते पाकिस्तान में इस तरह की मूवी बन सकती है। रॉन्ग नंबर आप देखें, हर दौर पे फिट डायलॉग आता है। एग्जैक्टली। और उसने अपने रिलीजन को भी आप बॉलीवुड को देखें, मैं आज मुझे ये कहने में कोई आर नहीं, भले कोई फतवा लगा दे कि उनके फिल्म्स में इतनी डाइवर्सिटी है टॉपिक्स की, इतनी डाइवर्सिटी है। वो अपनी पॉलिटिक्स को चैलेंज करते हैं वहाँ पे, वो अपने सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, वो अपने कल्चर को दिखाते हैं। अच्छा, हमने अपनी हिस्ट्री पे कोई काम नहीं किया, उन्होंने जो इंडो पाक की हिस्ट्री है, मुगल आजम, उन्होंने तो रीराइट कर दिया उसको। भले उसको आपसे लिख देते ना। नहीं, आपको ये पता है फरिया, आपको ये पता है कि इस साल इंडिया के अंदर उर्दू सहाफत के 200 साल मनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और आपके यहाँ आज तक एक प्रोग्राम नहीं हुआ अभी तक, पता ही नहीं है यहाँ लोगों को। वज़ीर आज़म जब आया था ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो वो इसी रास्ते से फिर बाकी दुनिया की तरफ गया था। और ये जो पहाड़ी इलाका है ना आपका, ये सारा हिमालयास का, तो इस्लामाबाद में आप देख लें शाह अलादीता की केव्स, बुद्ध मत की, जैन मत की, इतनी यहाँ पर चीजें हैं पुरानी कि आप उन पर अगर फिल्म्स बनाएं, ड्रामास बनाएं, सिंध में चले जाए मोहनजोदड़ो, आपका टेक्सला की सिविलाइजेशंस, आप इनको ना तो एक्सप्लोर करते हैं, ना इनको कल्चर के जरिए, आर्ट के जरिए दुनिया को दिखाते हैं। मुझे याद है कि मैं और आमिर ज़िया दोनों साथ थे, हम इंडिया गए थे आई थिंक 2006 में। जो आज भी मुझे और आमिर को अच्छी तरह याद है कि वहाँ जिस तरीके से वो उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है, वहाँ एक स्पेशल ट्रेन चलती है राजधानी के नाम से, जो आपको मुगल एरा में ले जाती है। अगर आप उस ट्रेन में, और उससे उनको पता नहीं मिलियंस का फ़ायदा होता है, सालों की बुकिंग होती है उसके अंदर उसमें। बिल्कुल इसी तरह वहाँ जो दिल्ली फोर्ट वगैरह है, उसमें अगर आप जाएं तो उसमें बाकायदा नाइट शोज़ होते हैं, ये होते हैं। यहाँ शाही किले में सिर्फ हमें याद है कि सियासी कैदी रखे जाते थे, उसके अलावा शाही किले को कभी हमने अच्छी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया। हमने शालीमार बाग को अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं किया। बदर साहब ने 2006 में विजिट किया था इंडिया, मैं 2007 में गया था। ठीक है। और आगरा जब मैं ताजमहल गया तो उन्होंने ताजमहल के पत्थर, चूंकि उसकी शाइन डिमिनिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज की वजह से, उन्होंने उसके अतराफ में जितनी इंडस्ट्रीज थी उन सबको रिलोकेट कर दिया, ताकि उनकी चिमनियों के धुएं की वजह से ताजमहल का पत्थर खराब ना हो। आप वहाँ गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर बैठ के आप वहाँ जाते हैं ताकि गाड़ियों का धुआं भी ना निकले। और
आप अगर जयपुर में जाएं, आप अगर यकीनन गए होंगे मदर साहब, तो जयपुर में आज भी उनके वो जो राजाओं महाराजाओं के जो कले थे, आज भी वो कले उनकी फैमिलीज के पास भी हैं जी। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है ताकि आप इनको मेंटेन रखें, प्रिजर्व रखें। उनमें से कुछ होटल्स में तब्दील कर दिए गए, बहुत शानदार, और दुनिया के महंगे महंगे होटल्स वहां पे हैं जो एक्चुअल उन कलों के अभी मेरा ख्याल है उसे पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी, बिल्कुल। इंडिया इस वक्त सुपर पावर्स की लिस्ट में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली गोइंग टुवर्ड्स डिक्लाइन नाउ। आप उनके रिजर्व भी देख लिया, उनका कल्चरल इनग्रेस है, इकोनॉमिक इनग्रेस है, उनका आईटी का इनग्रेस कितना ज्यादा है दुनिया भर के अंदर। सो ये चीजें उनकी पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा सा मैंने ड्रामा में देखा है, आपके पास सिख हैं, इवन आपके पास ज्यूज रहते हैं कराची में, आप पहचान की रह गए हैं, जी। बट पारसी हैं आप, उनको इनकॉर्पोरेट करें अपने ड्रामा। मतलब एक ओवरडोज आप दे देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सो लग रहा है कि the more things change, the more they remain the same. समय ऐसा था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और साथ साथ हमें विश्व गुरु का भी दर्जा प्राप्त था। यानी उस समय हम न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे बल्कि बौद्धिक रूप से भी हम विश्व में अग्रणी थे। पर हमारे देश में जब आक्रमणकारी आने लगे, हमारे देश पर आक्रमण शुरू हुआ, तुर्कों का, मुगलों का और फिर उसके बाद अंग्रेजों का, तो हमारे देश की आर्थिक अवस्था के साथ साथ बौद्धिक क्षमता में भी ह्रास हुआ। विकिपीडिया के अनुसार जो भारतीय महाद्वीप के आर्थिक इतिहास पर प्रकाशित की गई है, उसके अनुसार पहली शताब्दी में जब हमारे देश पर गुप्त वंश का शासन था, उस समय हमारे देश का जीडीपी का योगदान विश्व की जीडीपी में 33.21% यानी 1/3 योगदान था। और यही कारण था कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यह हमारे देश के लिए हालांकि अच्छा था, लेकिन यह विदेशी आक्रमणकारियों के लिए लुभावना था और विदेशी आक्रमणकारी इसी कारण भारत पर आक्रमण करते रह गए। लूटमार के बावजूद भी 1700 ईस्वी में हमारे देश का जीडीपी घटकर 22.61% रहा। यानी उतना जीडीपी भारत का था कि जितना यूरोपियन देशों का कुल मिलाकर जीडीपी था। इसके बावजूद भी हम उसी पर रुके रहे। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में जो लूटमार और हुआ, उससे हमारी जीडीपी बहुत बुरी तरह खराब हो गई। और 1952 में जब अंग्रेज गए, हमें स्वतंत्रता मिली, तो हमारी जीडीपी घट के 3.8% ही रह गई है। 2021 में पैरिटी पावर के अनुसार जो जीडीपी का नापने का एक और पैमाना है, हमारा विश्व में जीडीपी का योगदान 10% के आसपास है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी अभी भी वही 3.8% के आसपास बनी हुई है। हालांकि इस महामारी के बाद इसमें वृद्धि के लक्षण दिखने लगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि भारत आने वाले समय में विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन, अमेरिका के साथ खड़ा दिखेगा। आज हमारी स्थिति विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम विश्व के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल हैं। इसके साथ साथ जहां तक बौद्धिक क्षमता का सवाल है, हमारे देश में आप लोगों को पता ही होगा कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ऐसे ग्रंथ थे और आज भी हैं जिन पर विदेशियों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। उसमें दिए गए सूत्रों का वे लोग लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आक्रमणकारी आए तो पहले हमारे नॉलेज के स्रोत यानी ज्ञान जहां से मिलता था उसको ही नष्ट करना शुरू किए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। और उसे 1202 में बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर नष्ट कर दिया। लेकिन विडंबना यह है कि उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर नालंदा के पास ही बिहार में एक बख्तियारपुर स्टेशन आज भी कायम है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच है कि हमें फिर सोने की चिड़िया हमारे देश को और हमें विश्व गुरु का दर्जा मिलना चाहिए, और उसके लिए अगर वे प्रयासरत हैं, तो इस देश के नागरिक के नाते आह्वान है कि हम लोग भी उसमें योगदान दें और सरकार के हाथों को मजबूत करें। आज के लिए बस इतना। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।